131। आदित्य अभी भी अपने पापा को उसी तरह गले लगाकर कमरे के बीच में खड़ा हुआ था। उसे अपने पापा का वो ऑरा बहुत टाइम बाद फील हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि ये मोमेंट कभी खत्म हो या फिर वो उसके पापा से कभी अलग हो, इसलिए उसने उन्हें और भी टाइट गले लगा लिया। उसे कहीं न कहीं अपने पापा की ग्रिप भी टाइट होती समझ आई और फिर उसे समझ आया कि उसके पापा अभी भी रो रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों से टपकते हुए आंसू उसके कंधे पर गिर गए। वो दोनों ऐसे ही खड़े थे कि तभी नीचे से मेन चैनल गेट के खुलने की आवाज आई और फिर किसी गाड़ी के पार्क होने की। तब आदित्य के पापा ने उसे छोड़ा और फिर अपनी आंखों में से आंसू पोंछते हुए कहा, लगता है पापा आ गए, अब हमें नीचे जाना होगा। लेकिन आदित्य, तुम मुझसे एक वादा करो कि ब्लैकमेल वाली बात के बारे में मैंने तुम्हें जो भी बताया वो तुम पापा को नहीं बताओगी। अगर उन्हें पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा और फिर तुम जानते ही हो कि उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। आदित्य ने भी अपनी आंखों से उसी तरह आंसू पोंछे और फिर कहा, अब चिंता मत करो पापा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वादा करता हूं कि अब मैं यहां पर आ गया हूं तो जो भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है मैं उसको ढूंढूंगा और सारी चीजों को सॉल्व कर दूंगा। आदित्य की इतनी बात सुनकर उसके पापा के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो गेट खोलकर वहां से बाहर निकल गए। आदित्य भी 2 सेकंड कमरे में रुका और उसने खिड़की के बाहर देखा कि सूरज पूरे तरीके से डूब चुका था और बस वहां पर अंधेरा ही अंधेरा था। उसे ठंडी हवा का एहसास बंद खिड़की के अंदर से ही हो रहा था और फिर वो पलटकर बाथरूम की तरफ चला गया। उसने वहां पर अपना मुंह धोया और फिर वो नीचे चला गया। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ और मनाली अभी भी खाना बना रही थी। वहीं दादाजी और पापा हॉल में बैठकर किसी के बारे में बात कर रहे थे और आदित्य भी वहां जाकर बैठ गया। वो उनकी बातें सुन रहा था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। आदित्य को पता था कि पहले ही दिन ऐसा कुछ कहना जिसकी वजह से वापस उसके दादाजी उसे किसी भी बारे में बोले वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए वो चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और कभी कभी बस गर्दन हिलाकर उन्हें रिस्पॉन्ड करने लगा। उसके दादाजी को भी ये देखकर अच्छा लग रहा था कि आदित्य फाइनली थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके परिवार में या फिर बिजनेस की तरफ ले रहा है। वो बीच बीच में उससे भी कुछ ओपिनियन मांगने लगे और तब जाकर आदित्य कुछ बातें बोलने लगा। तीनों के बीच में अच्छी तरह से हो रही बात को सुनकर आदित्य की माँ को बहुत अच्छा लग रहा था और वो थोड़ी थोड़ी देर में किचन से बहाने से झांक कर तीनों को देख रही थी। उन्होंने कभी भी अपने पति और ससुर को इतनी दिलचस्पी से किसी को भी अपने बिजनेस के बारे में बताते हुए नहीं सुना जितनी दिलचस्पी से वो आदित्य को बता रहे थे कि उन्होंने इतने टाइम में क्या अलग किया है और किस तरीके से आगे जाकर चीजों को हैंडल करने वाले हैं। उन्हें पता था कि ये इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि आदित्य उनका अपना खून था और उससे उनका कनेक्शन बस कोई बिजनेस मीटिंग से नहीं बल्कि परिवार से जुड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर में उनका खाना बन गया और उन्होंने उन तीनों को किचन में लगी डाइनिंग टेबल पर बुलाया। जब वो वहां पर बैठने आए तब मनाली ने दादाजी के पांव छुए और दादाजी ने स्माइल के साथ उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब वो खाना खा रहे थे तब बीच में ही आदित्य के पापा ने उसके दादाजी से कहा, पापा मुझे अभी याद आया कि जहां आज मैं मीटिंग में गया था वहां पर दिनेश अंकल चाह रहे थे कि वो एक बार आपसे कल मिल लें क्योंकि वो परसों अमेरिका जा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि वो अगर आपसे एक बार मिल लेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, दादाजी ने कहा और फिर वो एक बार फिर से खाने पर कंसंट्रेट करने लगे। उन्होंने एक कौर खाया और उसके बाद आदित्य के पापा से कहा, ठीक है तो कल सुबह ऑफिस जाने के पहले मैं एक बार वहां पर आ जाऊंगा और उनसे मिल लूंगा। हाँ, पर उन्होंने मुझे भी बुलाया है तो शायद हम दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, आदित्य के पापा ने कहा। तब दादाजी के चेहरे पर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आ गई और जिसे देखकर आदित्य कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जल्दी ही दादाजी ने उसे छुपा लिया और फिर कहा, हाँ कोई बात नहीं, तुम भी चल देना, एक से भले दो सही। आदित्य के दादाजी इतना कहकर फिर से खाना खाने लगे। पापा ने भी ठीक वैसा ही किया। तब आदित्य ने सोचा कि कल अगर उसके पापा और दादा दोनों कंपनी में नहीं होंगे तो वो एक बार जाकर गौतम से फेस टू फेस बात कर पाएगा। उसने सोचा कि इस बार वो अकेला नहीं जाएगा बल्कि उसे डराने और धमकाने के लिए वो कुछ लोगों को भी ले जाएगा।
उससे गौतम को लगेगा कि आदित्य कुछ कर सकता है और वो जो भी प्लान कर रहा है उसे उससे पीछे हट जाना चाहिए। इस बात को सोचकर ही आदित्य को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ कि वो जल्दी जल्दी काम करके अपने परिवार के साथ आराम से रहेगा। मुस्कुराते हुए ही उसने जल्दी से खाना खत्म कर दिया। एक बार फिर पापा, दादा और आदित्य तीनों हॉल में बैठे। जब तक मृणाली और आदित्य की मां खाना खा रही थी तब वो बस कुछ जनरल बातें ही कर रहे थे और बीच बीच में आदित्य से पूछ रहे थे कि गुड़गांव के हालचाल कैसे हैं। बीच में उस ड्रग की बात भी आई थी जो शारदा की कंपनी ने ढूंढी थी और यही बात सुनकर आदित्य को थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया और बस उनकी बातों को ही सुनने लगा। जब सारा काम निपट गया तब रात के 9:30 बज गए थे और तब आदित्य और मृणाली अपने कमरे में चले गए थे। बेड छोटा सा था लेकिन दोनों उस पर आराम से एडजस्ट हो गए थे। सोने से पहले दोनों एक दूसरे का एहसास महसूस कर रहे थे। मृणाली का कहना था कि यह उनकी सुहागरात होनी चाहिए, लेकिन आदित्य को पता था कि वो अभी मृणाली से ज्यादा क्लोज नहीं आ सकता, क्योंकि उसने पहले ही बहुत दिन उसके प्यार में पागल होकर गंवा दिए और उसका नुकसान अब उसे झेलना पड़ रहा है। इसलिए वो उसे बस ये कहकर टाल रहा था कि पूरे दिन से ही वो थोड़ा थक गया है और उसे अब नींद आ रही है। लेकिन फिर भी मृणाली ने उस जरूर किया और वो एक दूसरे को फील करने लगे। तभी मृणाली ने कहा, मैंने आज मां से बहुत सारी बातें करके तुम्हारे बारे में और अपने परिवार के बारे में जाना, जो मुझे पहले कभी जानने का मौका नहीं मिला था। मां के साथ बैठकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी मां के साथ बैठी हूं। शाम को जब तुम नहीं उठे थे उसके पहले देविका का भी फोन आया था। वो पूछ रही थी कि क्या हम लोग सेफली पहुंचे या नहीं। इसके बाद देविका ने एक अपडेट दिया कि जब मां को पता चला ना कि हम कहां गए हैं तो उन्हें थोड़ा तो गुस्सा आया, लेकिन उन्हें पता है कि वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वो बस देविका पर चिल्लाती रही और वो उन्हें इग्नोर करती रही। मृणाली यही बातें आदित्य को बता रही थी, पर तब उसका ध्यान बस कल गौतम से मीटिंग करने पर था। उसके मन में बस यही बातें चल रही थी कि वो किस तरीके से गौतम को टैकल कर सकता है और कैसे उसका सच सबके सामने ला सकता है। इन्हीं बातों को सोचते हुए और मृणाली की बातें सुनते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और मृणाली भी जल्दी ही सो गई। आदित्य को पूरी रात में कोई भी ऐसा डरावना सपना नहीं आया जो उसे घबरा कर उठा दे या फिर कोई ऐसा सपना जिसकी वजह से उसे अच्छा फील हो, बल्कि वो कोई भी रैंडम सपना देख रहा था जो उसे ढंग से याद भी नहीं रहा। जब वो उठा तो घड़ी में 8:30 बज गए थे। मृणाली उसके पास में नहीं थी और जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि मृणाली उसके पापा और दादाजी के लिए नाश्ता तैयार कराने में मां की मदद करवा रही है। उसकी मां ने एक बार मृणाली की तारीफ की और आदित्य ने देखा कि इस बात को सुनकर मृणाली को हल्की हल्की शर्म आने लगी। थोड़ी देर बाद आदित्य फ्रेश होने चला गया और जब वहां से बाहर निकला तो उसने हॉल में देखा कि उसके पापा तैयार होकर बैठे हैं और दादाजी भी अंदर से आकर बस निकलने की तैयारी कर रहे थे। आदित्य ने सोचा कि जैसे ही वो निकलेंगे उसके 1 घंटे बाद आदित्य भी निकल जाएगा और कंपनी में जाकर गौतम से डील कर लेगा। जैसा आदित्य ने सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद उसके पापा और दादाजी दोनों दादाजी की कार से निकल गए और तब आदित्य भी तैयार होकर घर के बाहर जाने लगा। तब उसकी मां ने उससे पूछा कि वो कहां जा रहा है, तो आदित्य ने कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा है और शाम तक आने का कह दिया। वो पापा की कार लेकर निकल गया। आदित्य ने फिर अपने फोन से वजीर को फोन लगाया और उससे पूछा कि क्या वो कुछ लोगों को यहां पर जानता है, और वजीर ने उसे एक बार में ही हाँ कह दिया। जब वजीर ने उससे पूछा कि आदित्य को लोग क्यों चाहिए, तब आदित्य ने कह दिया कि उसे कहीं से पता चला है कि निखिल और अनुराग यहाँ पर हैं और उसी चीज को चेक करने के लिए वो जा रहा है। तब वजीर ने ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछे और आदित्य थोड़ी ही देर में उन लोगों से मिल गया जो वजीर ने भेजे थे। वो 6 लोग शक्ल से तो थोड़े सीधे लग रहे थे, लेकिन आदित्य को उनके बोलने, चलने और रहने के ढंग से देखकर ही लग रहा था कि वो गुंडे हैं और लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। आदित्य उनके साथ ही ऑफिस की तरफ बढ़ा और फिर कल जैसे ही उसने कार को पार्क किया, फिर वो बिना रिसेप्शन पर रुके ही ऊपर चला गया और रिसेप्शनिस्ट ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, शायद इसलिए क्योंकि उसके दादाजी ने बता दिया होगा कि आदित्य कौन है।
जब वो सब लिफ्ट में थे तब आदित्य का दिल बहुत तेज धक धक कर रहा था कि वो चीजों को बहुत जल्दी जल्दी कर चुका है। वो थोड़ी देर पहले अपने घर पर था और अब वो वहां पर आकर खड़ा है और इन लोगों के साथ गौतम को धमकाने जा रहा है। पता नहीं वो कितनी जल्दी अगला स्टेप लेने वाला था, लेकिन उसका हर स्टेप यहाँ पर जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी वो सारे काम खत्म करके अपने परिवार को सेव कर लेगा। वो यही बात सोच रहा था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा टॉप फ्लोर पर खुला। थैंक्स फॉर योर, थैंक यू वेरी मच।